आइए आज हम बात करते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड की और ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड की, ठीक है, जिसको हम बी टाइप बोलते हैं। तो देखिए ये नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये मेनली 3 टाइप का होता है, ठीक है, एएनपी, बीएनपी और सीएनपी, ठीक है। तो देखिए 3 होते हैं और सीएनपी यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से एएनपी और बीएनपी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एएनपी यानी ए टाइप और बी टाइप के हम पढ़ेंगे नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड में। और ये तीनों जो टाइप हम होता है ना, ए बी सी, ये तीनों जो होते हैं ये वैसोडाइलेटर होते हैं, ठीक है, और तीनों का मैकेनिज्म सेम होता है। और दो इंपॉर्टेंट है एएनपी और बीएनपी, तो हम यहाँ पे दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड की, जिसको हम एनपी बोले। तो एनपी कहां से रिलीज होगा, तो बताया गया कि रिलीज फ्रॉम एट्रियल मायोसाइट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड आर्ट्रियल प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए जब आर्ट्रियम में ना, यहाँ पे आर्ट्रियम में जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ की वॉल स्ट्रेच होंगी, और जब यहाँ की वॉल स्ट्रेच होंगी इस वजह से यहाँ पे एएनपी का रिलीज जो होगा ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एनपी का रिलीज बढ़ जाएगा। इसका फायदा क्या होता है कि देखिए एनपी का रिलीज जब बढ़ता है ना, तो एनपी ये वैसोडाइलेटर है, तो जब वैसोडाइलेटर है तो आके ये वेसल्स को डायलेट कर देगा, ठीक है। तो वेसल्स को जब डायलेट करेगा तो ये जो हमारा प्रीलोड था ना, प्रीलोड ये कम हो जाएगा, क्योंकि इधर से ब्लड का जो रिटर्न हो रहा था ये कम हो गया, क्योंकि यहाँ वेसल डायलेट हो गई तो ज्यादा ब्लड इधर रुक जाएगा, तो हार्ट में जो ये स्ट्रेच हो रहा था तो ये स्ट्रेच कम हो जाएगा, तो यानी प्रीलोड कम हो गया, ठीक है। तो प्रीलोड कम हो जाता है, एक चीज ये हुई। और दूसरा क्या है कि ये एएनपी जो होता है यहाँ पे किडनी की वेसल्स को भी डायलेट करता है। इस वजह से किडनी की वेसल्स को जब डायलेट करता है ना, तो यहाँ से जीएफआर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जब जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा तो देखिए जीएफआर ज्यादा हो गया, तो जीएफआर आके यहाँ पे जो रास होता है ना, तो रास इसको इनहिबिट कर देता है। अब रास को जब इनहिबिट कर देगा तो रास इनहिबिट होगा, इसका मतलब क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा, इस वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली जो कैपेसिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या है, एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बनेगा, और एल्डोस्टेरॉन जब नहीं बनेगा तो यहाँ पे देखिए एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर होते हैं जो कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराते हैं, ठीक है। तो सोडियम वाटर का रिटेंशन यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन कराते हैं। जब सोडियम का रिटेंशन होगा तो वाटर का अपने आप रिटेंशन होगा। तो यही है कि एल्डोस्टेरॉन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, तो वर्क नहीं करेगा तो यहाँ से सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ से जो जीएफआर बहुत ज़्यादा फिल्टर हुआ था, यानी जीएफआर जो इंक्रीज हुआ था, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा हमारे यूरिन में, ठीक है। तो यूरिन में जो एक्सक्रीट हो गया तो हमारी बॉडी से ये फ्लूइड देखिए कम हो गया, ठीक है। फ्लूइड तो हम क्या किए कि यहाँ पे देखिए ये फैल गया, इस वजह से यहाँ पे फ्लूइड कम हो गया, और दूसरा यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो गया, इसी वजह से इसको हम नाइट्रियूरेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो यानी ये नाइट्रियूरेसिस कराता है, यानी एल्डोस्टेरॉन का जो फंक्शन है, रास के थ्रू जो एल्डोस्टेरॉन काम कर रहा था इसको ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे सारी बात करेंगे, ठीक। तो देखिए ये बताया गया कि रिलीज फ्रॉम आर्ट्रियल मायोसाइट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड आर्ट्रियल प्रेशर। तो ब्लड वॉल्यूम और आर्ट्रियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये हमको एएनपी का सिक्रेशन देखने को मिलता है, और एट्रियम से सिक्रेशन होता है, और ये एक्ट वाया साइक्लिक जीएमपी, ठीक है। तो ये देखिए एएनपी और बीएनपी जो होते हैं ये साइक्लिक जीएमपी के थ्रू वर्क करते हैं। देखिए हम एंडोक्राइन के टॉपिक में बात करके आए कि ये सीजीएमपी से हम याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीएनपी, एएनपी, ईडीआरएफ, ठीक है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों जो होते हैं ये साइक्लिक जीएमपी के थ्रू वर्क करते हैं। वहां पर भी हम बता के आए थे, और इसको याद करने का तरीका भी देखिए हम बताए थे कि बेड ग्राम, ठीक है। तो बेड ग्राम क्या है कि बीएनपी, एएनपी और ईडीआरएफ, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये जीएमपी से वर्क करते हैं। वहां से बताया गया था, यहाँ पे रिकॉल करा दें ताकि हमको एक साथ याद हो जाए। तो ये तीनों देखें ऐसे वर्क करते हैं, और कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे हम दिखाएं। देखिए थोड़ा सा फर्क होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और यहाँ पे एएनपी और बीएनपी में। तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर अंदर जाके ये गुआनालेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है, और गुआनालेट साइक्लेज जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। और ये साइक्लिक जीएमपी देखिए यहाँ पे मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है ना, ये मायोसिन पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट था, फॉस्फेटेज ये एंजाइम है, तो इस वजह से यहाँ पे मायोसिन पे जो फॉस्फेटेज प्रेजेंट था इस फॉस्फेटेज को हटा देगा, ठीक है। इस फॉस्फेटेज को जब हटा देगा तो देखिए मसल में हमको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज का वर्क, और ये साइक्लिक जीएमपी इसी को स्टिमुलेट कर देता है। इस वजह से यहाँ से फॉस्फेट खत्म होता है और हमको मायोसिन और एक्टिन फ्री देखने को मिलता है, फॉस्फेट यहाँ पे नहीं है, इस वजह से हमको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक। तो देखिए ये तो नाइट्रिक ऑक्साइड का हो गया। जबकि एएनपी और बीएनपी का आप देखेंगे तो एनपी और बीएनपी देखिए यहाँ पे आके इसके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इस पे रिसेप्टर होते हैं और इसको हम बोलते हैं नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर, इस पे वर्क करती है, और फिर जब इस पे ये बाइंड कर लेते हैं तब ये स्टिमुलेट करते हैं गुआनालेट साइक्लेज को, और ये गुआनालेट साइक्लेज जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं। ओवरऑल क्या है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी और एनपी और बीएनपी ये दोनों जो होते हैं साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज कर देते हैं, इस वजह से हमको मसल्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बता दिए, और यही यहाँ पे बताया गया था एक्ट वाया साइक्लिक जीएमपी। तो ये एएनपी जो होता है ये साइक्लिक जीएमपी के थ्रू वर्क करता है, और कॉजेज वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन
इन द रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले क्या करता है, कॉजेज वैसोडाइलेशन। हम बताया ना कि वैसोडाइलेशन करता है। देखिए हम मैकेनिज्म बता दिए। वैसोडाइलेशन करने का फायदा क्या होता है कि प्रीलोड को ये कम कर देता है। और देखिए दूसरा क्या है कि डिक्रीज सोडियम रिएब्जॉर्प्शन इन रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। हम बताया ना वही कि ये रास को इनहिबिट कर देगा। रास को इनहिबिट कर देगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा यानी एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। और एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरोन देखिए यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में प्रिंसिपल सेल पे जब वर्क करता है तो यहाँ पे देखिए सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम को लॉस करता है। ठीक है, देखिए जैसे सोडियम ऐसे चला जाता है और पोटेशियम ऐसे चला जाता है। तो सोडियम का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो कौन है, सोडियम अपने साथ वाटर को फॉलो करता है। तो जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा वाटर भी फॉलो होगा, यानी वॉल्यूम जो होगा ये इंक्रीज होगा। लेकिन जब यहाँ पे एल्डोस्टेरोन बनेगा ही नहीं रास इनहिबिट होने की वजह से, तो यहाँ से देखिए अब ये सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसी को बताया गया कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन को यहाँ इनहिबिट कर देता है, यानी सोडियम के लॉस को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, जब सोडियम के लॉस को इंक्रीज करेगा तो ये नाइट्रोयूरेसिस कराएगा। हम बता क्या है ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि कॉजेज वासोडाइलेशन एंड डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एट द रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्पेशल मैकेनिज्म क्या बताया गया कि डायलेट एफरेंट रीनल आर्टरियोल्स एंड कंस्ट्रिक्ट इफरेंट आर्टरियोल्स प्रमोटिंग डायूरेसिस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे जो रीनल एफरेंट आर्टरियोल है इसको डायलेट कर देता है कि एज ए वैसोडाइलेटर। लेकिन यहाँ पे इसका स्पेशल मैकेनिज्म यहाँ पे इफरेंट पे क्या होता है कि इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जब इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ज्यादा हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि इधर से आप पाइप को दबा दिए और इधर से चौड़ा हो गया तो इधर से ज्यादा ब्लड आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इस वजह से जीएफआर और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जीएफआर और ज्यादा हो जाएगा और इधर से इधर ज्यादा जीएफआर आएगा। इसी वजह से तो रेनिन इनहिबिट होता है, क्योंकि जब जीएफआर बढ़ता है तो रेनिन इनहिबिट हो जाता है। रेनिन तब स्टिमुलेट होता है जब जीएफआर कम होता है। तो ये एएनपी होता है, इस तरह से ये जीएफआर को इंक्रीज करता है। जीएफआर को इंक्रीज करेगा तो रास एक्टिवेट हो जाएगा, रास एक्टिवेट होगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो यहाँ सोडियम नहीं एब्जॉर्ब होगा। इस वजह से हमको यहाँ पे देखिए जीएफआर ज्यादा हो रहा है, सारा यहाँ से निकल जाएगा। इस वजह से ये नाइट्रोयूरेसिस कराता है। ठीक है, हम पूरा मैकेनिज्म आपको बार बार समझा दे रहे हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई। और यही कॉज क्या करता है देखिए प्रमोटिंग डायूरेसिस, तो इसी तरह से डायूरेसिस होती है और कंट्रीब्यूटिंग टू एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। और इसका फायदा क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म देखने को मिलता है। एल्डोस्टेरोन जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमको एडिमा वगैरह देखने को मिलता है। तो देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बॉडी का कम हुआ, ठीक है, वॉल्यूम कम हुआ तो यहाँ से जीएफआर कम हो गया, जीएफआर कम हुआ। अब जीएफआर जब कम हुआ तो यहाँ से देखिए सोडियम वगैरह कम आएगा, जितना सोडियम आया यहीं सब एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ पे सोडियम कम पहुंचता है। ठीक है, सोडियम यहाँ पे डेंसिटी में कम पहुंचता है और यहाँ से मैकुलर डेंसा वगैरह इसको सेंस करके जेजी सेल जो होते हैं ये रेनिन का सिक्रेशन कर देते हैं। और जब यहाँ से रेनिन सिक्रेट होकर जाता है तो ये मतलब पूरा रास काम करके एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं और एल्डोस्टेरोन आके यहाँ से फिर सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराने लगता है। ठीक है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये हर चीज एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। ठीक है, हर चीज एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। अगर यही बहुत ज्यादा काम करने लगे, बहुत ज्यादा काम करने लगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि सोडियम ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से वाटर ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से हमारी बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा। तो अब इसी एडिमा से एल्डोस्टेरोन की वजह से जो एडिमा वगैरह देखने को मिल जाता है ना कि ये ज्यादा ना हो, इस एडिमा से बचने के लिए यहाँ पे जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो यहाँ पे एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में देखिए यहाँ जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा सोडियम इधर आएगा तो यहाँ से ज़्यादा प्रीलोड बढ़ जाएगा। जब प्रीलोड बढ़ेगा तो यहाँ पे स्ट्रेच बढ़ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये रिसेप्टर सेंस कर लेते हैं कि अब जो है नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से एएनपी का सिक्रेशन कर देते हैं, एएनपी, और यहाँ से बीएनपी भी होता है, भी हम बताते हैं। ठीक है, तो इसका सिक्रेशन करते हैं। इस वजह से यहाँ से जो ज़रूरत भर का वॉल्यूम था वो रह गया और बाकी एक्स्ट्रा जो होगा यहाँ से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ बताया गया कि एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी एल्डोस्टेरोन की ओवर एक्टिविटी की वजह से जो एडिमा वगैरह देखने को मिलता है इससे हमको बचाता है। तो ये हो गया हमारा एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। अब देखिए हम बात करते हैं ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड।